गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम क्षितिज का हमारा 8वां चैप्टर है कन्यादान, इसकी रिवीजन करेंगे। तो कन्यादान एक कविता है जो ऋतुराज जी ने लिखी है और जैसा कि नाम से ही है कन्यादान, तो इसमें इस लेसन के माध्यम से लेखक ने जो है एक माँ और बेटी के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर अलग से जो है जीने की सीख दी है। और इस कविता के माध्यम से कवि ने जो है स्त्री के आचरण से संबंधित जो प्रतिमान बताए हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। कवि कहता है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण से संबंधित जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के तो मुलम्बे होते हैं, यानी एक परंपरा होती है बंधी बंधाई। कोमलता के गौरव में जो है एक कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा ना दिखाई देने में भी इसी आदर्शीकरण का जो है प्रतिकार है। एक आदर्श यहाँ पर स्थापित किया गया है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है और इसी कारण उसे अंतिम पूंजी भी बताया गया है। कविता में जो है कोरी भावुकता नहीं है, बल्कि माँ के जो संचित अनुभव हैं, जो पीड़ा है, उसकी प्रमाणिक अभिव्यक्ति जो है इस कविता में की गई है। और इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति लेखक और कवि ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता जो है इस लेसन के माध्यम से प्रकट हुई है। तो माँ जो है कितना प्रमाणिक था उसका दुख, ये एक पद्यांश है और इन पद्यांशों की जो है वो सरलार्थ इस प्रकार से बनेगा कि माँ अपनी बेटी को विवाह के समय सीख दे रही है और अपनी अंतर वेदना यानी दुख को प्रकट कर रही है। माँ की वेदना जो है इतनी तीव्र है, इतनी तेज है कि इसे बताने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह पीड़ा जो है यह स्वाभाविक होती है। तो माँ को ऐसा लग रहा है कि जैसे बेटी उसकी अब अंतिम पूंजी हो। लड़की को दान में देते वक्त जो है माँ सोचती है कि जैसे ये लड़की, ये बेटी उसकी अंतिम पूंजी हो और जिसे वह भी दान में दे रही है। तो माँ कहती है लड़की अभी सियानी नहीं थी, तो माँ के अनुसार जो है उसकी बेटी अभी सियानी अर्थ कि समझदार नहीं है, वह तो भोली भाली और सरल है। वह तो उसे सुख का आभास तो होता था इन पंक्तियों के माध्यम से, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता कि उसकी बेटी इतनी भोली है कि उसे भविष्य के सुख की तो वो कामना कर रही है, लेकिन सुख की कल्पनाओं में खोए खोए जो है दुख का उसे अभी नहीं पता है। यानी कि जो बाहरी जीवन के सुख दुख से है वो बेटी अभी अनजान है। तो बेटी जो है, माँ अपनी बेटी को सीख देती है, सावधान करती है कि पानी में झांक कर अपने चेहरे के सौंदर्य को देखकर अधिक इतराना, मतलब खुश मत होना, कि अपने सौंदर्य सुंदरता को देखकर इतनी खुश मत होना। इसे आग की तरह सावधानी समझना कि आग जो है वो रोटियां सेकने के लिए होती हैं और जलने के लिए नहीं। तो वस्त्र और आभूषण जो हैं ये शब्दों के भरमजाल की तरह है और इनके लालच में नहीं पड़ना। तो माँ जो है एक बेटी को सीख दे रही है दान देते हुए, कन्यादान करते समय। तो ये जो सब बंधन हैं, कौन से बंधन हैं? वस्त्र और आभूषण रूपी जो शब्दों के भरमजाल हैं, और इन बंधनों में नहीं बंधना है। माँ ने आगे बताया है लड़की की तरह कि माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो ये जो दो वाक्य हैं इनमें जो है एक नारी जीवन का संपूर्ण जीवन जो है वो अभिव्यक्त होता है कि लड़की की तरह मर्यादित तो रहना, परंतु लड़की की तरह भोली भाली बनकर मत रहना। हर तरह से सावधान रहना, सजग रहना, जीवन में कठिनाइयों का जो है सामना करना साहस से, और जीवन की जैसी भी परिस्थितियां हैं उनका निर्भय होकर आपने सामना करना है। तो माँ जो है एक बेटी को कन्यादान करते हुए ये सीख देती है कि लड़की तो होना, लड़की की तरह मान मर्यादा में रहना, समाज के तौर तरीकों में रहना, लेकिन कभी इतनी कमज़ोर ना पड़ना कि जो अत्याचार हो रहे हैं उनको चुपचाप सहना, अत्याचारों को चुपचाप नहीं सहना, बल्कि निर्भय और निडर होकर जो है कठिन परिस्थितियों का सामना करना। तो आगे बच्चों इसके प्रश्न अभ्यास हैं, क्वेश्चन आंसर हैं
कि आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखाई देना। और आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए। तो इसके दो ऑप्शन जो है यहाँ पर लेखक ने दिए हैं। क ऑप्शन है कि इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। तो इसका जो आंसर बनेगा कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने स्त्रियों को कमज़ोर बनाकर मात्र सजावट की वस्तु बनाने के लिए जो सामाजिक हमारे नियम हैं उनका विरोध किया है। और कवि का मानना है कि जो रूप सौंदर्य है, सुंदरता है, वस्त्र हैं, आभूषण हैं, ये जो सब चीज़ें हैं ये नारी जीवन को बंधन में डालने के कारण बनते हैं, ना कि ये आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो स्त्री जाति को लेखक बार बार सावधान कर रहे हैं कि स्त्री जाति को, नारी जाति को इससे सतर्क रहना चाहिए और अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में भी डटकर मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रखना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों ज़रूरी समझा। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने जो है नारी जीवन के मतलब जो स्थिति है उस पर जो है प्रकाश डाला है कि माँ को जो है समाज का अनुभव है और वो बहुत आशंकाओं से चिंतित है और उसने देखा भी है। अपना जीवन जो उसने जिया है, जो अनुभव किया है, उसने बहुत सी परिस्थितियाँ देखी हैं जो उसकी बेटी के लिए भी आएंगी। और माँ यह भी जानती है कि मेरी बेटी जो है अभी सियानी नहीं है, सरल है, मतलब समझदार नहीं हुआ है, उसे नहीं पता कि सामाजिक जीवन जीते हुए एक नारी को किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो अभी तक तो वो माँ के साथ रही है, माँ की छत्र छाया में प्रेम में रही है, तो उसको दुख सुख का नहीं पता इन चीज़ों का, उसको सिर्फ सुख की कल्पना है। तो माँ जो है वो अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को सभी परिस्थितियों के प्रति सचेत करना चाहती है। दूसरा क्वेश्चन है कि हाँ, जो पहला क्वेश्चन था वो इसी में समाहित हो गया है। मैंने अभी आपको दूसरा क्वेश्चन बताया है, लेकिन पहला क्वेश्चन है जो इसमें ही समाहित हो गया दूसरे क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन हमारा था कि आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई नहीं देना, कि वही क्योंकि जो उनकी बेटी है वो अभी दुख से परिचित नहीं है और माँ को जो है जीवन का अनुभव है और अपने अनुभव के आधार पर ही वह अपनी बेटी को सचेत करती है कि लड़की होना पर लड़की जैसा नहीं दिखाई देना, क्योंकि लड़की की तरह मान मर्यादा में रहना, लेकिन अत्याचार कभी नहीं सहना और उसका डटकर मुकाबला करना। तीसरा प्रश्न है पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए, यानी शब्दों में पिरोइए। तो इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक जो है हमारे सामने जो छवि हमारे सामने प्रस्तुत की है वो इस प्रकार है कि लड़की की वह छवि, कौन सी छवि हमारे सामने उपस्थित होती है जिसमें एक अल्पवयस्क, जो लड़की अडल्ट नहीं है और वो लड़की परिवार माँ के सानिध्य में जो है पालन पोषण जो है उस लड़की का हुआ है और वो भविष्य के लिए सिर्फ सुख की कल्पनाएं जो है संजोए हुए है। उसने अभी सिर्फ सुखों को ही भोगा है, यानी सुखी जीवन व्यतीत किया है और दुखों से वो पूर्णतः अनजान है, क्योंकि वह उसको अभी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है लाइफ की, जो एक विवाह के उपरांत जो एक बेटी को जिन परिस्थितियों का सामना करना होता है। तो अगला क्वेश्चन है माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है, या दूसरी तरह से भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि कन्यादान कविता में बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है। तो माँ के लिए जो बेटी है वो एक संचित पूंजी की तरह होती है, क्योंकि उसने बचपन से लेकर अब तक उसको संभाल कर रखा है, सींचा है, पाला है, पोसा है, तो जिसे कोई मनुष्य आपत्ति काल में काम आने के लिए बचा कर रखता है। संचित पूंजी तो वही होती है जो विपत्ति में काम आए। माँ जो है वो सोचती है कि बेटी संचित पूंजी इसलिए है कि वो एक माँ के लिए सुख दुख की साथी होती है और माँ जो है अपनी बेटी से ही अपने मन के हर भाव को प्रकट करती है, उसके सामने ही अपने सुख दुख का बखान करती है। तो माँ अपनी अंतिम पूंजी का जो है अब कन्यादान तो करती है, जब कन्यादान कर दिया तो माँ के जीवन में जो है खालीपन आ जाता है, तो इसी कारण माँ ने जो है बेटी को अंतिम पूंजी कहा है। लास्ट क्वेश्चन है कि माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी, जो हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हम
डिफ़ाइन कर चुके हैं वही इसमें आएगा। इसमें हम पॉइंट के माध्यम से जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं। पहला कि क्या क्या सीख दी हैं, पाठ के आधार पर ही बताएंगे। तो का जो हम इसका पार्ट लिखेंगे वो है कि पानी में झांककर अपने सौंदर्य से अभिभूत मत होना, यानी कि आईना देखकर सिर्फ अपने रूप सौंदर्य पर मुग्ध नहीं होना, क्योंकि सौंदर्य क्या है, एक भरमजाल है। इसलिए कि अपने सौंदर्य पर ही मुग्ध मत होना, जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उनका सामना करना। तो दूसरा जो है इसका मेन पॉइंट बनेगा कि वस्त्र और आभूषण प्रिय मत होना, क्योंकि वस्त्र और आभूषण जो हैं वो नारी जीवन में बंधन का काम करते हैं। तीसरा जो पॉइंट बनेगा वो है कि आभूषण जो है बंधनों में बांधने के लिए नहीं होते, बल्कि सौंदर्य में, सुंदरता में बढ़ोतरी करने के लिए होते हैं, तो उनका इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। चौथा जो बनेगा कि मर्यादा का पालन करने वाली होनी चाहिए, कि लड़की है मतलब लड़की की तरह ही दिखना, कि मर्यादाओं का पालन करना, किंतु बेचारी और भोली भाली, वैसे तो हम लड़कियों को क्या कहते हैं, बेचारी भोली भाली, लेकिन भोली भाली दिखने में लगना। कोरी सहनशीलता मतलब सहिष्णु मत बनकर रहना, कि जो भी अत्याचार हो उनको चुपचाप सहन करना। तो इसमें 5-6 पॉइंट यहाँ पर बन सकते हैं। आगे है रचना और अभिव्यक्ति, कि आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है। ये आप इस चैप्टर के आधार पर अपने शब्दों में लिख सकते हो कि कन्यादान जो है शब्द में अर्थ दोष है, कि अगर हम कोई चीज़ दान करते हैं तो उस पर हमारा अधिकार नहीं रहता। तो कन्या का दान इस अर्थ में, कन्यादान एक ऐसी अनिवार्य परंपरा है जिसे करना ही है, जो हमारी सदियों से हमारे सनातन धर्म में चली आ रही है। और इस परंपरा के अनुसार कन्या को एक ऐसी वस्तु समझना कि यह त्याज्य है, यह भाव जो है निंदा के योग्य है। इस भाव में कन्या को, अगर हम कन्यादान, इसका अर्थ जो है, अर्थ में दोष है। ऐसा नहीं है कि कन्या का दान कर लिया तो उससे जो है माँ बाप का नाता टूट गया, ऐसा नहीं है। इसमें जो अर्थ दोष है, और इस भाव में कन्या को अगर हम अर्थ दोष के आधार पर लें तो कन्या को एक वस्तु है जिसका दान कर दिया, और ऐसी वस्तु जो अतिरिक्त है उसे दान के नाम पर किसी को दे देना पुण्य है, ऐसा सोचना समझना, ऐसा भाव अपने अंदर लाना, ये दोषपूर्ण है। तो इस कविता के माध्यम से एक नारी जीवन के हर पक्ष पर जो है कवि ने प्रकाश डाला है। तो बच्चों, आप सबने इस चैप्टर को रीड करना है। इसके की प्रसंग कैसे बनेगा, सरलार्थ, वो मैं आपको ऑनलाइन क्लास में बता चुकी हूँ। तो कल आपका इसका क्लास में टेस्ट होगा। धन्यवाद।